हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर, जिसमें हम आपको दो क्वेश्चन करा चुके हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 लिखा है, लेकिन ये एक्सरसाइज 1.1 नई किताब के हिसाब से 1.1 है, जिसका ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। कल इसके पिछली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जो है इसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप देखेंगे, बेहतर तरीके से एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए और समझिए। एक एक सवाल को यहाँ पर समझाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो आप लोग इस पर देख पा रहे होंगे, ये लिखा है पहले 12, 15 और 21। कितना है? 12, 15 और 21 है। इसलिए यहाँ पर इनको समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। तीन दिए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग समझो। तो 12 जो है, इस 12 के फैक्टर करिए, तो 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक, और इधर 15 के फैक्टर करिए आप, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। इधर 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 से काटो 7 आएगा, 7 से काटो 1 आएगा। इस तरीके से इन सबका फैक्टर हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको सबको अच्छे से लिख देंगे। इनको सबको बढ़िया से बराबर में लिख दिए। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? अब आप लोग क्या करोगे, जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? देखो, इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में तो 3 मिल रहा है, 3 को लिख दिया। 5 इसमें तो इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये आपका हो गया, एचसीएफ आपका निकल आया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 2 दोनों में है लेकिन इसमें हो चाहे ना हो, लेकिन लिखना है आपको। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें एक ही बार लिखेंगे। 5 है और 7 है। जो दोनों में मिले उनको भी लिखना है, और जो दोनों में ना मिले उनको भी लिखना है। एलसीएम में, एचसीएफ में वही लिखना है जो दोनों में मिल रहे होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, गुणा कर देते हैं हम लोग। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, यहाँ 60 आ गया और बचा कितना? 7। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42, यानी कि 2 420। इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 3 खंड होंगे, तीनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद तीनों में जो कॉमन मिल जाएगा वो एचसीएफ होगा, और जो बचेगा और जो एचसीएफ वाला होगा सबको लिख देंगे, तो गुणा कर देंगे, वो एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसका अगला खंड क्या है। इसका अगला खंड है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसका हम तीसरा खंड जो है, दूसरा खंड है, इधर कर दे रहे हैं। दूसरा खंड ऐसा करते हैं हम लोग, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं। और है कितना? 17, 23, 29। दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 है। तो हम क्या करेंगे, 17 को पहले काटेंगे। तो आप सभी जानते हैं 17 का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। 17 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम 23 को देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी
अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने सबको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकालो। सभी में कॉमन क्या है, एक है। कितना है, एक। ये हो गया एचसीएफ। जब एलसीएम निकालेंगे तो इसमें 17 है, इसमें 23 है, इसमें मतलब 29 है, 29। तो हम इन सबको गुणे में लिख देंगे और गुणा कर देंगे। तो एक से गुणा करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। गुणा करो, 17 23 का गुणा करो पहले। 7 में 21 का 1, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक, 7 दूनी 14। यहाँ 1 से करो 3, 2 आएगा। 1 6 3 9 3, 3 से 91 आएगा। उसको आप फिर से किससे करेंगे, 29 से करेंगे। फिर से हम किससे करेंगे, 29 से करेंगे। तो 9 का टेबल 1 टाइम 9, 9 में 81 का 1, 9 3 27 और 8 35, 2 2 9 18 के 8, 2 3 6 7, 9 3 8 5 13 के 3, 7 3 10 से 11, यानी 11 339। कितना आएगा, 11 339। ये आपका जो है 17 23 29, 11 339। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आप समझ गए होंगे। इसका अगला पार्ट देखो। इसका अगला पार्ट क्या है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे इसका अगला पार्ट है 8 9 और 25। क्या है, 8 9 और 25 है। तो हम इसका अगला पार्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका अगला पार्ट है 8 9 25। 8 9 25। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग। 8 9 25 को, तो 8 के अगर हम फैक्टर भी करेंगे, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा, 9 से 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 1 3। 25 को काटेंगे तो 5 से 5 और यहाँ 1 आएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबको अगर लिखेंगे अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। 2 2 और 2, 3 3, 5 5, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी में 1 है। कितना है, 1। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, 1। एचसीएफ को कभी 0 मत लिखना, एचसीएफ 0 नहीं आता है। ठीक है, एचसीएफ अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, जब कुछ कॉमन ही नहीं मिला है, 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और 5 भी 2 बार आएगा, यानी 8 आएगा और 9 आएगा और 25 आएगा। ठीक, तो अब इसका गुणा कर देते हैं। 8 9 72, इन दोनों का 72 हो जाएगा और गुणे में 25 है, तो 72 को 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, 2 दूना 4, 2 7 14, 6 4 10, 7 4 3 7 1 8 से 8 1, 1800। कितना आएगा, 1800। ये आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। तो आपको आशा करते हैं ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सबका एलसीएम एचसीएफ निकालना था। सबके अलग अलग फैक्टर करेंगे, फिर फैक्टर करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि एचसीएफ 306, एचसीएफ 306
और 657 बराबर 9। कितना है? 9 है। तो एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है। इन दोनों का एचसीएफ आपको दे दिया है और इन दोनों का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो हम इनको अलग कर देते हैं। देखो ध्यान से, आपको दिया है एचसीएफ, HCF 9 दिया है। कितना दिया है? 9। आपसे LCM पूछ रहा है। और जो आपके इस ब्रैकेट में लिखे हैं, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये हैं आपकी संख्याएं। क्या है? संख्याएं। मतलब कि A बराबर दिया है 306 और B बराबर दिया है 657। संख्याओं को A और B मान लीजिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आप देखिए एक फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है? कब लगाना है? जब एलसीएम या एचसीएफ में से एक चीज़ दी हो और दोनों संख्याएं दी हो। मतलब या तो फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों दिए हों और एक संख्या दी हो, एक संख्या निकालना हो। ऐसी स्थितियों में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए आप लोग, दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब A इंटू बी, ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ए कितना है? 306 है। बी कितना है? 657 है। एलसीएम कितना है? पता नहीं, यही तो निकालना है। और एचसीएफ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? एचसीएफ है 9। कितना है? 9 है। ठीक है? तो ये 9 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। 9 से काटो, 9 तो 27, बचेगा कितना? जब काट रहे हैं 9 से 9 से जब काटेंगे एक बार में, 3 बार में आएगा 27। यहाँ पर बचेगा 3, हो जाएगा 36। 9 चौक 36, यानी कि आपका जो बचा 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर दूँ। 657 को 34 से करना है। तो गुणा जब आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, गुणा जब करेंगे तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 28 आएगा, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, और 2 हासिल में आएंगे 22 हो जाएगा। 4 छंग 24 और 2 26, 2 3 सत्ती 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 4 18, 1 19, यानी 8 2 1 3 7 6 13 और 9 2 11 1 12 और 1 2, 22 33 8, 22 33 8 एलसीएम। ठीक है? तो आपका एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है। कितना? एलसीएम आपका आ गया है 22 33 और 8। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सवालों को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। अगर आपको इस तरीके दिया है, एलसीएम एचसीएफ में से कोई चीज़ दी है और दोनों संख्याएं दी हैं, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है? आराम से सीख जाएंगे। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, 5वां सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, यहाँ पर लिखा है 6 की पावर n, क्या लिखा है? 6 की पावर n, यहाँ लिखा है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
मेरा अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जो कि 6 की पावर n है जो है वो कहता है बताओ कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है n के किसी भी मान के लिए, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो बात समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, इसको छोटा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए जो 6 की पावर n है, n का कोई भी आप मान रखेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर जो इसका बेस है ये 6, इसके गुणनखंड 2 और 3 हैं, ठीक है, अगर इसके गुणनखंड 2 और 5 होते तो 10 आता, अगर गुणनखंड 2 और 5 होते तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, लेकिन इसके गुणनखंड 2 और 3 हैं, इसलिए 2 और 3 हैं, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो वैसे तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कि चूँकि 6 के गुणनखंड 2 की घात 2 की घात व 5 की घात के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, नहीं है, अतः 6 की पावर n n के किसी किसी मान के लिए 0 पर 0 पर समाप्त नहीं है, नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गई? ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, तो यही आपको लिखना है कि जो 6 है उसके गुणनखंड 2 और 3 है, जबकि 2 और 5 अगर होते तो 0 पर समाप्त होती, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन तो आप आसानी से समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं। 6ठा क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, 1 नंबर में आ सकता है, काफ़ी बेहतर अच्छा सा सवाल है। तो आप लोग समझिए इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल पढ़ देते हैं, क्या लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम लोग भाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भाज्य संख्या पहले आप समझिए, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या 5 है तो इसका 1 और 5 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, तो ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। ये क्या है? अभाज्य। लेकिन अगर मान लो आपने ले लिया 8 तो 2 2 और 2 और 1 इस तरह 4 खंड आ गए तो ये भाज्य है। यानी ऐसी संख्याएं जो जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए, मतलब खुद से कटे और 1 से और किसी और भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो यही चेक करना है हमको, ध्यान दीजिए। अभाज्य क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो 1 या वो संख्या खुद स्वयं, तो उनको हम अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब सवाल पर चलते हैं। तो अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सवाल पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला सवाल है 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13
इसको चेक करना है भाज्य है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में देखिए आप 13 कामन है, 13 को कामन लेंगे, बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ पर 13 कामन हो गया, प्लस में 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। अब आप देखिए, क्या आप यहाँ पर इसको 1 से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। इसके अंदर कुछ भी हल करके आएगा, मान लो हाँ गया 77 एक 78 आएगा, कितना आएगा, 78 आएगा। क्या 3 खंड नहीं हो गए, 3 खंड हो गए, 1 13 और 78, ये क्या है, अतः भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, कितने हैं, 3 गुणनखंड हो गए। और भी करेगा 78 के भी करेगी तो हो जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको 3 ही तो देखना है। अब इसी में अगला 2 सवाल है, इसी में एक ये भी है, ये वाला, इसको भी इसी तरह चेक कर लीजिए आप। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस प्लस में कितना है, 5। तो ये प्लस में है और यहाँ पर भी 5 है, इन दोनों में 5 क्या हो जाए, कॉमन, क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन। फिर वही बात, 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 1। हम कहते हैं इसको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको गुणा करके कोई एक खंड तो आएगा ना, कुछ भी आए, हम कहते हैं एक तो आएगा। अगर हम इससे पहले 1 लिख दें अपने मन से, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये 3 खंड हो गए अपने आप, अतः भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अतः दी गई संख्या भाज्यता, ऐसे लिख दो, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या भाज्य, क्या है, भाज्य है। कोई पूछे क्यों, तो कह देना दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। इसमें भी लिख देते हो, क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ठीक है, इसीलिए क्या है, भाज्य संख्या है। ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे इनको चेक करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। इसका अगला सवाल देख लीजिए, देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन कोई भी कठिन सवाल नहीं है, काफ़ी आसान सवाल है। तो इसको आप देखिए, क्या है सवाल, सवाल पढ़ लीजिए। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कितने मिनट, 18 मिनट और लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बात समझ में आ गई, सवाल को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे होगा, काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है, आप समझें। जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ये कोई सर्कल है, यहाँ पर एक रवि है, क्या है, रवि, ये यहाँ पर रवि है जिनको लगता है 12 मिनट, कितना लगता है, 12 मिनट, ये एक पूरा चक्कर लगाने में। यहीं पर एक कौन खड़ा है, सोनिया खड़ी है,
सोनिया, सोनिया खड़ी हैं, इनको लगता है 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाता है। तो रवि को 12 मिनट, इनको 18 मिनट लगता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इधर को ये घूमता है तो इधर को ये भी घूमती है। तो कहता है अगर एक समय पर ये दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किए होते तो कितने समय के बाद ये दोनों पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों समझो, कितने समय बाद मिलेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। बहुत ही छोटा सवाल है, एलसीएम निकाल लीजिए बस। 12 और 18 का एलसीएम, 2 से काटो 6, 2 से काटो 9, यहाँ पर 2 से काटो 3, यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 3 से काटो 1, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। कितना आ गया? 36 आ गया। यानी लिख देंगे अतः वे दोनों, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ और एक अभ्यास भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगले वीडियो में इसकी दूसरी एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो आप मेहनत से एक एक सवाल को बेहतरीन तरीके से करते जाइए, और जब आप एक एक सवाल करते जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम आपको साइंस, मैथ और इंग्लिश पूरा अच्छे से कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए और जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।